जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये साइंस क्लास 10th की साइंस है, जिसमें हम चौथा चैप्टर आज करने वाले हैं। 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है और ये 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन को संयोजकता संतुष्ट करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ये होता है क्रियात्मक समूह। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में जो हाइड्रोजन होते हैं एक या एक से अधिक प्रतिस्थापित करके कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, ये क्रियात्मक समूह। और एक नया उसका नाम दे देते हैं, अभिक्रिया तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं ये चीज। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर विषम परमाणु क्रियात्मक समूह और क्रियात्मक प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र। अब यहाँ देख ले, क्लोरीन और ब्रोमीन। हैलो मतलब कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन तत्व हैं, तभी इसके लिए हैलो का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसकी भी 1 होती है और आयोडीन की भी 1 होती है। ये जो है आवर्त सारणी में 17 नंबर पर समूह में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO होता है, जिसमें एल्डिहाइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 लाइनें कार्बन से निकली हुई हैं और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, तो 2, इधर हाइड्रोजन की 1। और कीटोन को देख लेते हैं, इसमें O आता है, कीटोन में O। C है, C की संयोजकता कार्बन की संयोजकता 4 होती है ये, और ऑक्सीजन की 1, तो ये O हो गया, तो कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। अब ये देखते हैं COH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए, ये C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर 2 तत्व और जुड़ जाएंगे इससे। और यहाँ पर एल्काइन समूह में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ईन में 2 डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, जैसा कि कल आपको हमने बताया ही था। अब देखते हैं समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल, ये सभी एल्कोहल है, इसमें OH लगा हुआ है, OH, तभी ये ऑल, इसको पढ़ा जाएगा एल्कोहल। अब यहाँ पर कार्बन 1 है तो इसको मेथेनॉल पढ़ेंगे, 2 है तो एथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल। अब देखते हैं सामान्य सूत्र देखते हैं। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 ये द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, 3 प्रोटॉन द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु
द्रव्यमान बहने से भौतिक गुण धर्मों में विभिन्नता आती है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो देखते हैं। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें और ये प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात की जाती है पहले, फिर प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। अब देखते हैं ये क्या है। क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न या अनुलग्न, ये उदाहरण इसका। तो हाइलोजन मतलब आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन्हें हाइलोजन तत्व कहते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एक्सेट्रा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन है और 1 क्लोरीन है। जहाँ पर हाइलोजन तत्व आ जाए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के तत्व आ जाए तो वहाँ पर ये हाइलोजन क्रियात्मक समूह होगा। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोप हो गया, मतलब क्लोरो, ये Cl के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो और प्रोपेन, 3 कार्बन। पूर्व लग्न मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मतलब जो पहले उनका नाम, जैसे 3 कार्बन है तो उसका नाम बाद में आएगा, लेकिन जो उसमें लगा हुआ है क्रियात्मक समूह हाइलोजन तत्व लगा हुआ है उसका नाम पहले आएगा। तो जब क्लोरो तो पहले लगेगा तो पूर्व लग्न, बाद में लगेगा मतलब पूर्व लग्न या अनुलग्न एक ही होता है, मतलब ये पहले लग जाते हैं। एल्कोहल, इसमें ऑल आता है, OL, जब नामकरण किया जाएगा तो इसमें ऑल आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोप, OH है तो ऑल, प्रोपेनॉल। ये एल्डिहाइड, अल इसमें लगता है, एल्डिहाइड में अल, एल्डिहाइड को हमने ऊपर आपको ही बताया था कि CHO यहाँ पर आया, ये देखिए CHO आया तो ये क्या होगा, प्रोपेनल, इसमें अल लगता है, अनुलग्न अल लगता है। कीटोन का देख लेते हैं। यहाँ पर अब कीटोन, एक चीज़ सॉरी गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर O होना चाहिए, ये यहाँ पर O होगा, H की जगह यहाँ पर O कर लीजिएगा। कीटोन में अनुलग्न अन लगता है, वन ऑन, इस तरह कहेंगे ऑन। ये देखिए 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और ओन लग जाएगा, ओन, प्रोपेनोन, ओन लगेगा तो मतलब प्रोपेन होगा, फिर उसमें ओन लग जाएगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें ओइक एसिड लग जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक लग जाता है, ओइक एसिड। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होता है COOH, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक, प्रोप क्यों आया, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया और इसमें ओइक जुड़ता है, तो ओइक कैसे पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, तो इसमें होता है COOH, ये देख सकते हैं, ये केवल इतना COOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर ओइक लग जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एल्कीन में एल्केन और एल्कीन, आपको बताया था कि ये असंतृप्त है, संतृप्त एल्केन है, संतृप्त एल्केन, असंतृप्त एल्काइन। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको बताया ही था कि यहाँ पर एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो इसमें इन जुड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल में,
प्रोपीन, प्रोपीन क्यों आया यहाँ पर, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, और ईन इसलिए आया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, ये चीज है। ये देख लीजिए एल्काइन क्यों आया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। ये देखिए आइन जुड़ेगा, इसका अनुलग्न आइन, अनुलग्न आइन। ये देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और ये आपको बताया ही था, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड, ये आप ट्रिपल बॉन्ड इससे समझे कि ये ट्रिपल बॉन्ड को ही दर्शा रहा है। तो प्रोप इसलिए आया कि 3 कार्बन है, प्रोप हो गया और आइन जुड़ गया, एल्काइन है तो प्रोपाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, ये इसके बारे में देखते हैं। तो दहन, जब मीथेन ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जलेगा वो, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होगी। जब मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, उसको जब जलाया जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर और ऊष्मा प्लस लाइट उसमें से निकलेगी। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक जो हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन में प्रचुर मात्रा में उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुविकल्पी में आपकी बनेगी कि संतृप्त। अब संतृप्त का क्या है, एल्केन, एल्केन आपको बताया ही था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको कल बताया था, आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। एल्केन जो है संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो संतृप्त होते हैं मतलब एल्केन होते हैं, वो जब वायु की उपस्थिति में जलते हैं तो नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और असंतृप्त जो हैं वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में आएगा कि जो है कि असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब दहन किया जाता है मतलब जलाया जाता है तो धुआं किस प्रकार का निकलता है, तो उसमें किस रंग का निकलता है, तो आएगा ये प्रश्न। तो मतलब पीली ज्वाला उसमें उत्पन्न करते हैं ये, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। ये बात है, मतलब कि संतृप्त सेचुरेटेड जो है, सेचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कम कार्बन होते हैं अपेक्षा इसके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो इसीलिए संतृप्त जो है नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं धुएं के रूप में। अब ऑक्सीकरण देख लेते हैं। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब पोटेशियम, इसमें नीला थोथा भी नीला थोथा नहीं, इसमें लाल दवा इसको कहते हैं, लाल दवा KMnO4 क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। ये है एथेनॉल। इसमें ऑल क्यों लगा, क्योंकि OH इसमें आया है, और एथ क्यों लगा, क्योंकि 2 कार्बन है। और एक चीज आपको और बता दें, एल्किल पहले समूह जुड़ता है, एल्किल फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह। एल्किल क्या होता है, एल्किल में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, उसी प्रकार वो ना तो संतृप्त होता है ना ही असंतृप्त होता है। कौन, एल्किल। एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1,
और एल्केन में +2 होता है, इसमें +1 होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर 2 रखेंगे हम C की जगह तो 2, और यहाँ पर 2 से 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 1 5 5, ये बन गया। यहाँ पर देख लीजिए यही है, C2 है, H5 है और OH है। मतलब जब 2 कार्बन होंगे तब इसमें 5 हाइड्रोजन आएंगे और ये OH इसमें जुड़ जाएगा तो ऑल बन जाएगा, मतलब एथेनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, मतलब कि इसमें लाल दवा KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाएगी एल्कोहल की तो ये किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि COOH जिसमें क्रियात्मक समूह लगा हो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। एथेनोइक अम्ल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो एथ लगता है, एथ लगेगा और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH है तो ओइक लग जाएगा, तो यही बन गया एथेनोइक एसिड। अब संकलन अभिक्रिया, इसमें ये देख लीजिए, ये R की जगह आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। ये चीज़ जब ये निकिल या हाइड्रोजन या PD के साथ जब इनकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये आपका ये बनाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल या निकिल या PD या हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब क्रिया करेंगे तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। पोलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। मतलब कि पैलेडियम या निकिल जो है ये उत्प्रेरक के रूप में जब क्रिया करते, उत्प्रेरक अब क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो है वो होते हैं अभिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ा भी देते हैं या तो घटा देते हैं, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। जो अभिक्रिया हो रही है उसकी अभिक्रिया की तीव्रता को घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। यहाँ पर वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसको भी आप याद करिएगा, आ सकता है पेपर में बहुविकल्पी में कि वनस्पति तेल किस क्रिया के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो मतलब कौन सी विधि है, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये जितनी भी अभिक्रिया हम बता रहे हैं फर्स्ट क्लास से अब तक या आगे भी अगर होंगी तो जितनी भी अभिक्रिया हैं इनको ज़रूर आप एक बार कॉपी में, अपने रफ कॉपी में ज़रूर अपने मन से लगाने का प्रयास ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेथेन CH4 जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो ये बनेगा क्या, CH3Cl मतलब क्लोरोमेथेन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इनको मतलब पूरी जितने हमने क्लास करवा दिया आप इनको एक कॉपी में नोटबुक में लिखते जाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद किसका होता है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म हैं। ये क्या है, रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है। और ये
जल में घुलनशील होते हैं। वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, 351 केल्विन। उदासीन प्रकृति होती है इनकी। ये गुणधर्म आप जरूर रखें, ये पेपर में जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर करें आपको कैसी वीडियो लग रही है, या तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसमें कमेंट करें, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। आइए चलते हैं आगे। रासायनिक गुणधर्म मतलब किसके रासायनिक गुणधर्म? उसी के, इथेनॉल के। वो भौतिक है, ये रासायनिक। सोडियम के साथ अभिक्रिया जब इथेनॉल जब सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से इथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। निर्जलीकरण, ये क्या है? निर्जलीकरण। जहाँ पर भी निर्जलीकरण शब्द आ जाए मतलब कि किसी तत्व से, मतलब किसी यौगिक से हमको जल को उसमें से निकाल देना है, यही निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। आपको पेपर में आपको नहीं आता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं आती है, तो कोई आपको यौगिक दिया जाएगा, उसमें अगर दिया जाए कि निर्जलीकरण अभिक्रिया इससे दर्शाइए, तो आपको उसमें H2O को अलग करते हैं देना है, बाकी जो बचे उसमें संतुलित रूप में उसको लिख देना है। अब ये देखिए, ये इथेनॉल है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो ये एथीन बनाएगा और प्लस जल को निकाल देगा। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, संतुलित रूप में जो हमने कहा है वो क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये एक दूसरे जुड़ गए और 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए। अब कितने बचे? 2 संयोजकता और बची। ये 4 इसकी भी हो गई, 4 इसकी भी हो गई। अब एक 2 हाइड्रोजन इधर उधर जोड़ दीजिए। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड के भौतिक गुणधर्म। एसिटिक एसिड देखिए, रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध होती है। एसिटिक अम्ल में मतलब एथेनोइक एसिड में मतलब क्रियात्मक समूह के साथ जब उसका नामकरण होता है तो एथेनोइक एसिड उसके कहते हैं, और एसिटिक अम्ल भी उसे कहते हैं। इसका क्वथनांक होता है 391 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये जम जाता है, शीतलन करने पर मतलब फ्रिज पर रखने पर ये ठंडा हो जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। अब ये देखते हैं रासायनिक गुणधर्म इसके। एस्टरीकरण, ये देखिए, एथेनोइक अम्ल का जब एथेनॉल के साथ क्रिया होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ये एस्टर में बदल जाएगा। मतलब ओ जिसमें होता है, ओन आपको बताया था ना, कीटोन वो वाला है, उसे ही एस्टर कहते हैं। एस्टर ये होता है वो, इसमें ये चीज़ है जो COO, ये चीज़ होती है इसमें। एस्टर में COO होता है। ये देखिए, C यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो COO। कीटोन में केवल O होता है, C के साथ O होता है। मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एस्टर की गंध कैसी होती है? मीठी फलों वाली जैसी, मतलब मीठे फलों की जैसी उसकी गंध होती है एस्टर की। अब साबुनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका इसमें जरूर आएगा, साबुन के बारे में आपका आएगा, साबुनीकरण के बारे में जरूर पूछता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं साबुनीकरण की अभिक्रिया जो है। ये देखिए, CH3 COO CH2 CH3, ये क्या है? ये देख लीजिए, ये एस्टर है एक प्रकार का, ये एस्टर है। अब इसको
NaOH के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COONA प्लस एथेनॉल, मतलब 2 कार्बन है तो एथ, OH जुड़ा है तो ऑल में एथेनॉल, और ये दोनों बन जाएंगे। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण जो है उससे NaOH प्लस ये एथेनोइक एसिड के साथ जब, मतलब एस्टिक एसिड के साथ या एथेनोइक एसिड के साथ, दोनों एक ही चीज़ है, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करेगा तो ये सोडियम एसीटेट बनाएगा, CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, प्लस इसमें से जल निकल जाएगा। दोनों ये मतलब ये उत्पाद के रूप में है, ये अभिकारक हैं। आपको हमने पहली क्लास में ये चीज़ें बताई थी कि जब दो तत्व जब क्रिया करते हैं, दो यौगिक जब क्रिया करते हैं तो ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और ये जब उनमें क्रिया हो जाती है तो राइट हैंड साइड में ये उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये देखिए, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ये देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया यहाँ पर हो जाए, सॉरी, ये देखिए एसिटिक एसिड का क्रिया किससे हो रही है, Na2CO3 से जब क्रिया होगी तो ये बनाएगा सोडियम एसीटेट बनाएगा, प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एसिटिक एसिड जब NaHCO3 से क्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इन्हें भी आप जरूर नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। साबुन एवं अपमार्जक, साबुन आपको जानते होंगे, अपमार्जक क्या है, जो डिटर्जेंट आप यूज करते हैं वो चीज़ है ये अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण ये आप देख लीजिए, ये आप इसे लिख कर जरूर याद कर लीजिए, C17H35 COONA प्लस, ये आप जरूर याद कर लीजिए। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। मृदु जल, जो सामान्य जल होता है उसे मृदु जल कहते हैं, उसी में केवल क्रिया करेंगे। आप अगर बारिश वाले पानी में से साबुन का यूज करेंगे तो उसमें से आपको बार बार ये देखा होगा कि आपने उसमें बार बार जो है झाग निकलता रहता है, तो उसमें आप कपड़े नहीं धुलने चाहिए। आपको एक सामान्य जल का उपयोग करना चाहिए, हैंड पाइप से यूज करना चाहिए, उसे ही मृदु जल कहते हैं। सफाई उसी से ये साबुन के करते हैं, मतलब साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, वही चीज़ है अपमार्जक। ये देखिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या इसमें बताया है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं, मतलब ये कठोर जल और मृदु जल दोनों की क्रिया करेगा अपमार्जक, डिटर्जेंट, लेकिन जो साबुन है केवल मृदु जल में क्रिया करेगा। साबुन के मतलब साबुन अणु में ये कैसे अणु रहता है, कैसे ये क्रिया करते हैं, कैसे ये मैल को हमारे कपड़ों से अलग करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है कि जल रागी सिरा आयनिक भाग और जल विरागी सिरा मतलब लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये आप देख सकते हैं। ये एक गोला गोला ये एक कण है अपमार्जक का या साबुन का, तो ये जल विरागी सिरा है और ये जल रागी आयनिक सिरा है।
साबुन की संरचना देख लेते हैं। साबुन अणु की संरचना। साबुन की सफाई प्रक्रिया। मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे मिसेली संरचना बन जाती है। ये देखिए, ये तेल की बूंद है, इसमें अगल बगल जो है साबुन के कण सोडियम आ गया। यहाँ पर दिया हुआ कि मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है तथा जल रागी सिरों के चारों तरफ जल से घिर जाता है, जिससे मिसेली संरचना बन जाती है। ये मिसेली संरचना है। ये देखिए, अब आगे चलते हैं। साबुन का मिसेली मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। मतलब कि साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़ा साफ हो जाता है। जब साबुन जो है उसमें पानी में घुलेगा तभी तो वो कपड़े को साफ करेगा। ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। और भी बातें जान लेते हैं, फिर हमारी क्लास का एंड होता है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। मतलब कि अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। मतलब कि साबुन जो है वो केवल मृदु जल के साथ आपके कपड़ों को धुलेगा, लेकिन जो अपमार्जक होगा कठोर जल और मृदु जल दोनों में आपको मतलब कठोर जल और मृदु जल दोनों से आप कपड़े जब धुलेंगे, अगर आप अपमार्जक का उपयोग करते हैं तो वो कपड़ा आपका धुल जाएगा। लेकिन साबुन में जो है केवल मृदु जल से जब आप कपड़ा धुलेंगे तब उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो यहीं पर से आपकी क्लास का एंड होता है। आपकी क्लास अब समाप्त हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।